नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। नए वक्फ बिल पर आखिरकार देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने मोहर लगा दी है। लोकसभा में, राज्यसभा में भी बिल को पारित होने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी आती नहीं दिख रही है। लेकिन इस बिल का उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या असर होगा, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम उत्तरकाल में। और जवाब इससे जुड़े हुए जितने भी हैं उनके लिए हमारे पास एक खास मेहमानों का पैनल है। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। कृष्ण मोहन पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी के, धर्मेंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर हिलाल नकवी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, सबसे बड़ी चिंता इंडिया गठबंधन की समस्या इससे बढ़ गई है, ये बात सही है? नहीं, चिंता हमारी नहीं बढ़ गई है। ये चिंता जरूर हो गई है कि देश को भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में ले जाना चाहती है। ये बहुत चिंताजनक बात है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बचाए रखने के लिए जो नैरेटिव सेट करने का काम किया था, जो बुनियादी सवालों से भ्रमित करने का काम किया था, मुद्दा विहीन जो सरकार का कार्य है वो परिलक्षित हो रहा है कि किस तरह से लगातार वो बातों को घुमा रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिन सवालों के औचित्य अभी नहीं धर्मेंद्र जी आपको लगता है, धर्मेंद्र जी आपको लगता है कि ये मुद्दा विहीन या फिर मुद्दा केंद्रित राजनीति बीजेपी कर रही है? बीजेपी के तो लक्ष्य एजेंडा का हिस्सा रहा है ये सारी बातें। ये भी कह सकते हैं कि भाजपा तो चाहती ही है कि चूंकि मेरा मुद्दा विहीन कहने का मतलब जो बुनियादी सवालों को लेकर के आगे जाना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए चुन करके आए थे कि हिंदुस्तान का दुनिया में डंका बजेगा। नौकरियों की बात की थी, किसानों की आय की बात की थी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की थी, अच्छी शिक्षा की बात की थी, अच्छे स्वास्थ्य की बात की थी, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी। उन सवालों से दूर हटने के लिए इस तरह के विमर्श छेड़ेंगे। अब ये कहते हैं पसमानदा मुसलमानों, मैं 3-4 चीजें बस कहूंगा, उसके बाद में आपको पसमानदा मुसलमान की डिमांड थी कि हमको दलित का दर्जा दीजिए। तो अगर आपको बहुत अच्छी उनसे था, आपके उनके हित करना चाहते थे, उनकी डिमांड, जिस जिस वर्ग से जो डिमांड आए उसको रेफरल होना चाहिए कानून। ओरिएंट जो कानून बनता है सरकार का, लोक हितकारी जो कानून होता है उसको ओरिएंटेड होती है। अब जैसे वक्फ लेकर के आए, वक्त में संशोधन, देखिए संशोधन के हम विरोधी नहीं, संशोधन से तो प्रक्रिया है किसी भी चीज में समय, लेकिन संशोधन के बहाने उस संस्था की गर्दन दबा लेना, उस संस्था पे कब्जा कर लेना, इस पर ये इस देश में या लोकशाही में ये ठीक प्रवृत्ति नहीं है। और विशेष रूप से आप वोट के लिए एक तो वर्ग को आपके मुताबिक ये मुद्दा नहीं है, ये कितना बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए अगर है कि इसको लेकर देश में संविधान संशोधन बिल लाया जा रहा है, और आपको लगता है कि ये बुनियादी मुद्दा नहीं है? डॉक्टर हिलाल नकवी, मुद्दा वाकई में ये मुद्दा नहीं है आप लोगों के लिए, देश के लिए या बीजेपी के लिए? मतलब अगर किसी किसी मुद्दे पर देश की संसद अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है और आप ये कह रहे हैं कि ये बुनियादी मुद्दों से दूर विषय है। देखिए, हमसे सवाल है ना मीना जी, मीना जी आप कहना चाहिए होता है सारा सवाल नियत पर। धर्मेंद्र जी आपने अपनी बात रखी है, मैं डॉक्टर हिलाल नकवी से पूछती। देखिए, पहली बात ये है कि ये सवाल जो है जिसको उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसको 2 हिस्सों में करेंगे। पहली बात ये कि मुसलमानों के लिए कितना बड़ा मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से ये बिल और संशोधन लेकर के आया गया है, ये निश्चित रूप से मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। मुसलमान सीधे तौर से प्रभावित होंगे, अन्य अल्पसंख्यक जो है इस बिल के बाद जाहिर सी बात है अपने को डरा हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। उनको इस बात का होगा कि किसी भी वक्त ये सरकार अपनी मेजॉरिटी के बल पर किसी भी जो ट्रस्ट बने हुए जो कि उनके धर्म से संबंधित है, उसके अंदर अपने लोगों को घुसा करके, अपने लोगों को बैठाल करके और उसको अपने हिसाब से चलाएगी। तो निश्चित रूप से मुसलमानों के लिए ये बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से मुसलमानों के लिए तब बड़ा मुद्दा हो जाता है जब वक्फ बोर्ड को समझे बगैर, वक्फ को समझे बगैर आप जो है उसके अंदर किसी प्रकार के संशोधन लेकर के आते हैं। वक्फ क्या है? वक्फ वो है जो कि मुसलमान लोगों ने
अपनी कौम की भलाई के लिए, अपने कौम के लिए गिफ्ट किया है अपनी कौम को अल्लाह के नाम पर। इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी और धर्म के लोगों के ना प्रॉपर्टी है, ना इसमें उनसे किसी तरह की कोई चीज दी गई है, ना ही सरकार से कुछ लिया गया है। हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन को अगर दे देते हैं कि हमारी इस जमीन के ऊपर अमुक कार्य होगा, तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली चीज है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर जो कहा जा रहा है कि जो बिल आएगा इससे जो अकलियत में जो पसमंदा मुसलमान है उनको फायदा होगा, हमारे समझ के बाहर है कि उनको कैसे फायदा होगा और किस तरह से वो जो इससे फायदा हो रहा है तो उससे दूर रखे गए थे। उसमें कहीं ये नहीं था कि जो भी इससे लाभ होगा वो किसी एक मुसलमानों के वर्ग विशेष को दिया जाएगा, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है। जितने भी इस तरह के वक्फ किए जाते हैं, जितने भी इस तरह के गिफ्ट किए जाते हैं, वो तो पूरी कौम के लिए की जाती है कि सबको शिक्षा दी जाएगी, सबके लिए चिकित्सा दी जाएगी, सब लोग मरने के बाद दफनाए जाएंगे, वहां पे अगर मस्जिद बनेगी तो सब लोगों के लिए बनेगी, और अगर वहां पर मदरसा बनेगा तो वो सब लोगों के लिए बनेगा। वो किसी भी जाति के लिए नहीं होता है या किसी जाति को उससे बाहर नहीं किया जाता। इससे पसंदीदा मुसलमानों को क्या लाभ होगा, हमारी समझ के पूरी तरह से बाहर है। रही बात इसके अंदर जो ये कहा गया है कि अन्य धर्म के, जिसके अंदर स्पेसिफिक रूप से कहा गया वो लोग जो कि मुसलमान नहीं है, गैर मुसलमानों को भी इसके अंदर जो इसका बोर्ड है उसके मेंबर बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे, क्या कारण है, किस ट्रस्ट के अंदर ये कहा गया है कि दूसरे धर्म के लोगों को उसका मेंबर बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश का काशी विश्वनाथ मंदिर है, जहां का जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से जो वहां का डिप्टी कलेक्टर, वो जो कलेक्टर है उसके हाथ में होता है, डीएम के हाथ में होता है। लेकिन उसमें साफ दिया हुआ है कि अगर कलेक्टर जो है वो हिंदू नहीं होगा तो उसके ऊपर या उसके नीचे के अफसर को वहां का चेयरमैन बनाया जाएगा। तो काशी विश्वनाथ मंदिर की व्यवस्था, और सारे भारत के अंदर आप जितने कहिए बहुत से मंदिर है जिनके हम नाम से आपको बताते चले जाएंगे जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है, और स्पष्ट दिया हुआ है कि केवल और केवल हिंदू धर्म के लोग ही उसको चलाएंगे। ये एक अपने प्रमोद गोस्वामी जी, प्रमोद गोस्वामी जी सवाल ये है जी डॉक्टर साहब बोलिए। तीसरी बात जो इसके अंदर एक लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ जो है उसने जिसके ऊपर हाथ रख दिया वो उसका हो गया, वक्फ बोर्ड ने जहां जो कह दिया ये जमीन उसकी, वो जमीन उसकी हो गई। अरे मीना जी, भारत के अंदर कानून है, कोर्ट है, कचेरी है, प्रक्रिया है, और यहाँ के लोगों के अंदर इतना अपने आप में वैधानिक रूप से सक्षम लोग रहते हैं कि अगर उनकी प्रॉपर्टी को कोई दूसरा लेना चाहेगा तो वो उसको नहीं दे देंगे। ये किस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है? और तो और मुसलमानों को आपने लिमिटेशन एक्ट से भी बाहर कर दिया, यानी कि वक्फ प्रॉपर्टी जो 100 साल 200 साल पुरानी है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है, अब तो उसको नहीं किया जा सकता ना, वो लिमिटेशन एक्ट से बाहर है। यानी 200 साल 300 साल पुरानी प्रॉपर्टी के भी कागजात आपको दिखाने होंगे, भले वो डिस्प्यूटेड ना हो। तो ये बिल जो है ये पूरी तरह से एक पूर्वग्रह से ग्रसित ये बिल है। पूर्वाग्रह से ग्रसित है। पूर्वाग्रह एक पार्टी का हो सकता है, लेकिन एक पार्टी पूरे के पूरे अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर देश की संसद में अगर कानून बनाने में सक्षम हो पा रही है तो ये पूर्वाग्रह भी कितना जबरदस्त होगा प्रमोद गोस्वामी जी। डॉक्टर साहब, इसमें पूर्वाग्रह अगर जैसे है, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी जी, जो विपक्ष अगर पूर्वाग्रह की बात कर रहा है तो वो अपनी जगह हो सकती है, या वो लोग डॉक्टर बिलाल साहब कह रहे हैं वो बात अपनी जगह पर कुछ हो सकती है, लेकिन कुछ सवाल भी बड़े हैं। इस पर हमारे मुस्लिम समाज को भी विचार तो करना ही होगा कि देखिए, मतलब ये जो वक्फ है, एक तो जो डॉक्टर बिलाल साहब आपने कहा कि ये धर्म से संबंधित है, तो ये मुझे लगता है कि जो वक्फ बोर्ड है वो धर्म से संबंधित नहीं, जो वक्फ में दी गई जमीनें हैं उनके रखरखाव, देखरेख और उसके सदुपयोग के लिए ये वक्फ बोर्ड है। ये धार्मिक मान्यताओं के लिए शायद नहीं, ऐसा आप ज्यादा बेहतर और उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। जहां तक मैं समझता हूं कि ये उनके रखरखाव के लिए है, ये जो बोर्ड बनता है,
ये उसके लिए है कि उसका सदुपयोग करे। जो गरीब लोग हैं, जो वहाँ के ऐसे लोग हैं, शिक्षा के लिए होना चाहिए, उसकी चिकित्सा के लिए होना चाहिए, एजुकेशन वगैरह, इन सब के लिए ये जमीनों का कैसे उपयोग हो, लेकिन उसमें कितना हुआ अगर उसको देखा जाए उत्तर प्रदेश और देश के परिप्रेक्ष्य में, तो वो आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं कि उसमें उस लिहाज से शायद वो काम नहीं किया गया, तभी ये चीजें निकल के आई और तभी उस पर ये आज उसमें बदलाव की या उसमें संशोधन की पहल हुई। वो हो सकता है कि उसमें कुछ संशोधन होने चाहिए, आप लोगों से विमर्श करके उन चीजों को उसमें समायोजित करना चाहिए। बदलाव तो जरूरी भी है, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि वक्फ बोर्ड में ज्यादा घपले हुए, घोटाले हुए, और सबसे ज्यादा जो है उन जमीनों को लोगों ने बेचा, वो वक्फ बोर्ड के लोग ही थे, उसमें हमारे मुस्लिम समाज के लोग ही थे। अगर उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर वक्फ की जमीनें हैं तो शिया समुदाय के लोगों की है, क्योंकि यहाँ के नवाब वही लोग रहे हैं, और वो लोग भी बीजेपी के कहीं ना कहीं इर्द गिर्द हैं, चाहे सुन्नी मौलाना हो और चाहे शिया मौलाना कलवे अब्बास साहब हो। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका, हालांकि वो समय के हिसाब से बदलता रहता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो उधर है। तो इस पर उनको अगर उनको आवाज उठानी चाहिए या उनको सुझाव देने चाहिए या सरकार को लिखना चाहिए, उनकी बात को सरकार मानेगी भी। तो इसलिए ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती है कि इसमें कहीं ना कहीं जो बदलाव की स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं बोर्ड भी जिम्मेदार है कि उसने अपनी जिम्मेदारी। परिस्थितियां इतनी खराब नहीं होती तो संशोधन की नौबत या नौबत आती। संशोधन में पूर्वाग्रह से ग्रसित भले ही बीजेपी हो, उन्हें भी सोचना पड़ता 4 बार, लेकिन परिस्थितियां इस तरह की है कि उस वजह से बीजेपी के पास कहने को, यानी सरकार के पास कहने को बहुत कुछ है। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में इसका सबसे ज्यादा अगर असर कहीं पड़ेगा तो वो अखिलेश यादव के पीडीए के नारे पर क्या ये असर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या 2 वर्गों में बंट जाएगा? क्या इससे आने वाले चुनाव में बीजेपी को कुछ फायदा होगा? इंडिया गठबंधन की मुश्किल बढ़ेगी? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हम उत्तर काल में ढूंढ रहे हैं। इस वक्त अखिलेश यादव को सुनते हैं, इस मुद्दे पर उनका रिएक्शन किस तरह का आया। ये बिल लाया जा रहा है, उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए, कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में, वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमेशा पिचिंग करते हैं बहुत जबरदस्त अपने नेता के पक्ष में और करनी भी चाहिए, लेकिन आज अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस गायब नजर आ रहा है धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। नहीं मीना जी, देखिए बॉडी लैंग्वेज बात नहीं, सवाल ये है कि ठीक है आप लोकसभा से पास कर लिए, हो सकता है राज्यसभा से पास कर ले, लेकिन जो बुनियादी सवाल है 25 करोड़ लोगों की जो चिंताएं हैं वो जायज है, हम उसको समझते हैं, हम उसको चाहते हैं कि सरकार को उसको शामिल करना चाहिए, तो उसको दूर करना चाहिए। अब इस पे नियत पे सवाल क्यों उठता है, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा तो 2-3 वक्त में 2-3 पॉइंट्स उठाऊंगा। उसके पहले सरकार की नियत का, इस सरकार के साथ मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था, जिस वर्ग के लिए बिल लेकर के या कानून लेकर के आती है, उस वर्ग का उसमें रिप्रेजेंटेशन, उसकी बातें सुनने का काम नहीं करती, उसकी डिमांड्स क्या होती है वो सुनना नहीं चाहती। किसान बिल लेके आए, किसान एमएसपी पे गारंटी मांगता था, बिल लेकर के आए, समझाने का बहुत प्रयास किया, वापस लेना पड़ा। जीएसटी लाते समय व्यापारियों से कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, नोटबंदी करते समय अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श नहीं हुआ। उसी तरह जब आप मुसलमानों के लिए हित में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के हित के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए लेकर के आए हैं,
अरे आप मुसलमानों के हित की शंका आप पे आ जाती है। आप कहेंगे हम कपड़े से पहचान लेते हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले। जून 2016 में आपके एक नेता कहते हैं अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने से कोई नहीं रोक पाया, तो मंदिर बनने से कौन रोक लेगा, जबकि वो सब जुडिस रहता है, माननीय न्यायालय में रहता है। अक्टूबर 16 में कहते हैं मूर्ति विसर्जन से होने वाला प्रदूषण दिखता है, बकरीद से होने वाला पशुवध नहीं दिखता। सूर्य नमस्कार जिनको नहीं करना है वो समुद्र में डूब जाना चाहिए। मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही जो खतरनाक है। देश के सभी की मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित कर देंगे। आर्यावर्त में हम हिंदुस्तान में हिंदू बना देंगे। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड। ये नियत जो इस तरह के बयान देने वाले वो मुसलमानों के चिंतक होने का जो है दम भरने लगते हैं, तो स्वाभाविक है चिंता। अब सच ये है कि आप संशोधन के नाम पर उसको कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा कैसे करना चाहते हैं? आपने सेना की जमीन बेची, आपने रेलवे की जमीन बेची। अब इसमें मैं 3 पॉइंट्स बताता हूँ। एक है वक्फ बाई यूजर, जिसको आपने डिलीट कर दिया, उसका मैं भी डिटेल दूंगा। दूसरा है प्रैक्टिसिंग मुसलमान, ये भी बड़ी बात है। तीसरी बात, दूसरा कोई वक्फ कर ही नहीं पाएगा। चौथा, और कुछ पॉइंट्स है हाईकोर्ट ये छोड़ी, मैं तो केवल 2 पर लेके आता हूँ। हमारे यहाँ एक जामो रियासत है, सुल्तानपुर जनपद था, अमेठी हो गया। जामो रियासत के राजा साहब ने अपनी जमीन वक्फ मंदिर को वक्फ की, तो वो अब तो आपने रोक दिया, उसका फ्यूचर क्या होगा मीना जी, बड़ा गंभीर प्रश्न है। दूसरा, 2012 से 17 की सरकार में एक बार सभी राजाओं और तालकेदारों की मीटिंग हुई थी राजस्थान की तर्ज पर कि उनके कोठियां हैं, उनके जो राजमहल है, उनको हेरिटेज होटल में चेंज करने का था। इससे एक होटल इंडस्ट्री में एक लाभ होता। आपको जान के आश्चर्य होगा 60% जो राजा या तालुकेदार थे उनके मकानों का रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं है कुछ। तो वो वक्फ बाई यूजर जो मैं कह रहा हूँ वो उसी तरह का मामला है कि उनके फोर फादर पीढ़ियों से उस मकान को पोजीशन में रहा और उनके ओनर रहे, करते चले आए। उनको न रेवेन्यू रिकॉर्ड में कभी दर्ज कराने की जरूरत समझी उन्होंने, न दर्ज हुआ, लेकिन वो उसके ओनर है, वैदिक ओनर है। ऐसे को आप कह रहे हैं कि जो उपयोगकर्ता का वक्फ है उसको आपने शून्य कर दिया, डिलीट कर दिया। ऐसी बहुत बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, उस पर किसी पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, किसी पर मस्जिद होगी, किसी पर यतीम खाना होगा, किसी पर और कुछ होगा, तो उनके लिए तो एक अराजकता की स्थिति बन जाएगी कि कल को मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। कोई क्लेम करने लगेगा, सरकार कहेगी कभी सरकारी थी, आप कागज ले आओ। अब वो कहेंगे हम तो लगातार यूज करते आए, हम मानेंगे ही नहीं। प्रैक्टिसिंग मुसलमान क्या है? अगर कोई मुसलमान साथी रहेगा, आप किसी को बैठाए हो तो भारतीय जनता पार्टी से उससे जरूर पूछते व्हाट इज द प्रैक्टिसिंग मुसलमान एंड नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान का सर्टिफिकेट कौन देगा? और अगर मुसलमान है और नॉन प्रैक्टिसिंग आपने कह दिया तो उसकी वक्फ करने से आप रोक देंगे। ये कितनी बड़ी अराजकता की सच, इसके पीछे की मंशा समझने की जरूरत है डॉक्टर मीना जी। और 2 सवाल है। जी जी सात करोड़ हिलाल को कुछ मौका देते हैं। धर्मेंद्र जी सारी बातें आप रख देंगे तो 2 पॉइंट, केवल 30 सेकंड में मीना जी, 30 सेकंड में। डॉक्टर हिलाल नकवी, ये बात तो धर्मेंद्र कुमार सिंह जी ने मान ली है कि चिंता है, यानी कि ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का हो सकता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा में इसका फायदा बीजेपी को दिख रहा है। आप जमीन पर देख पा रहे हैं कि इसका कहीं न कहीं, एक चाहे छोटा वर्ग ही जाए, लेकिन एक वर्ग डॉक्टर हिलाल नकवी। जी मीना जी, आपका बीच में कुछ कनेक्शन जो है जी जी, कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से मैं माफी चाहती हूँ। पहली बात ये कि हम प्रमोद जी ने जो सवाल किया है वो भी इसका जवाब देना जरूरी है। मीना जी, प्रॉपर्टी हमारी है, हम उसको किस इस्तेमाल में लेकर के आएंगे इसका निर्धारण कोई दूसरा कैसे कर सकता है? अगर हमको प्रॉपर्टी वक्फ करनी है, हम उस पर चिकित्सालय बनाएंगे, हम उसके ऊपर स्कूल बनाएंगे, हम उस पर मस्जिद बनाएंगे, हम क्या करेंगे तो हम तय करेंगे, कोई दूसरा तो नहीं तय कर सकता है। एक बात। दूसरी बात, बहुत से और धार्मिक स्थल है जहां पे सैकड़ों करोड़ सोना रखा हुआ है जो किसी इस्तेमाल में नहीं हुआ। क्या उसके चिकित्सालय नहीं बनने चाहिए?
क्या उसके महाविद्यालय नहीं बनने चाहिए? क्या उससे IIT वगैरह नहीं बननी चाहिए? ये सारा का सारा जितना भी ये काम है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टी को ही लेकर के देखा जाएगा। क्या एक धार्मिक स्थल में जहां के ऊपर पूरा का पूरा सरकार ने एक मतलब उसको ढांचे को गिरा दिया था, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सरकार का कहना था टेररिस्ट है, और उसके बाद क्या वहां के मैनेजमेंट को ले लिया गया था उनके हाथ से? उनके ऊपर तो मतलब थोड़ा नहीं, ऑपरेशन ब्लू स्टार सबको याद होगा। क्या वहां के ऊपर जो है वो किसी दूसरे मजहब के लोगों को बैठा दिया गया कि नहीं यहाँ के ऊपर हम देखेंगे कि ये सही तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? मुसलमानों से इतनी मोहब्बत। दूसरी बात, इससे चुनावी लाभ की बात है, तो क्या मीना जी इस बात को लेकर के किसी को भी खुशी हो सकती है कि मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने खुद ने दान की है और खुद ने तय किया है कि हम इसका क्या इस्तेमाल करेंगे, उसको सरकार हमसे छीन ले और कोई इससे खुश होकर के वोट कर देगा भारतीय जनता पार्टी को? क्या उनको ये डर नहीं होगा कि कल को जो दूसरे अल्पसंख्यक है उनसे भी इसी बेकार की बातों को लेकर के छीन लिया जाएगा? प्रमोद जी ने एक सवाल बहुत अच्छा किया कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, वक्फ बोर्ड धार्मिक नहीं है। वो जो वक्फ की प्रॉपर्टी उसको मैनेज करने के लिए लोग बैठे हुए हैं वहां, और उसको जब मैनेज करने के लिए लोग बैठे, तो जैसे जितने भी ट्रस्टी होते हैं और ट्रस्ट होते हैं, तो ट्रस्ट धार्मिक नहीं होता है, वो प्रॉपर्टी किस इस्तेमाल में होगी वो धर्म से होता है। तो ऐसे में कॉन्ट्रडिक्शन, बड़ा जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है डॉक्टर हिलाल नकवी, आपकी बातों में ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो आप इसकी तुलना उन मंदिरों से कर रहे हैं जहां पर सोना है बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में, और उसका उपयोग जो है वो क्यों नहीं हो रहा, आप ये दलील दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बात से तो आप भी सहमत हैं कि सरकार कर रही है। हम ये कोई दलील नहीं दे रहे हैं, हम बिल्कुल दलील नहीं दे रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको सबको एक नजर से देखें, क्योंकि आप सरकार हैं। आप जो है वो सरकार है। जब आप सरकार है, तो अगर आप कहते हैं कि ये गलती अमुक जगह पे की जा रही है, तो जहां जहां ये गलती हो रही है उन सब जगहों के पर उसको सुधारें। अगर आप उसको गलती मानते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वही काम गोस्वामी जी करें तो गलत है और धर्मेंद्र जी करें तो सही है? ये कैसे कर सकते हैं? तो सवाल जो है प्रमोद गोस्वामी जी, आपत्ति इस बात से नहीं है कि सरकार इस मुद्दे पर जो है नया संशोधन बिल ला रही है। आपत्ति इस बात से है कि आप सिर्फ एक मुद्दे पर या एक जो संगठन है या बोर्ड है उस पर ही आपकी नजर क्यों है, बाकी पर भी होनी चाहिए। बड़ा फर्क है दोनों बातों में। नहीं मीना जी, देखिए बिलाल साहब, एक बात तो इनकी बात से मैं इत्तेफाक कर रखता हूँ कि ये खाली वक्फ बोर्ड ही क्यों, अगर वो चाहे वो ईसाइयों का हो, चाहे हिंदुओं का हो, और चाहे मुस्लिमों का हो, चाहे सिखों का हो, अगर ऐसी जगह पे कहीं दुरुपयोग हो रहा है तो उसको एक नजर से काने होकर काम नहीं करना चाहिए, दोनों आंखों से करना चाहिए। इस बात से तो मैं सहमत हूँ। मैंने जो रखरखाव की बात कही थी बिलाल साहब, आपने शुरुआती उसमें कहा था कि ये धर्म से संबंधित है, इसलिए मैंने कहा था कि धर्म से संबंधित नहीं है ये रखरखाव का, इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। मैंने इसलिए ये बात जरूर कही थी। जहां तक आपका जो ये सवाल है कि इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, मुझे लगता है कि अब सियासत जो है वो चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो और चाहे वो हिंदुओं का मामला हो, चाहे मुस्लिम का हो, अब सारी सियासत धर्म पर, जाति पर टिकी हुई है। हाँ, इसमें मुझे लगता है कि इसमें इस मुद्दे पर मुझे लगता है कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा कि बिलाल साहब ने कहा कि जिसकी जमीन छिनेगी तो वो साथ तो नहीं देगा, ये बात बिल्कुल वाजिब है। तो वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन इसमें कहीं बीजेपी को हिंदू की जो राजनीति या जो उनका सत्ता लेने का एक मकसद है हिंदुत्व वाला, वो जरूर उसको थोड़ा सा बल मिलेगा निश्चित रूप से।
कि वो एक संदेश देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही नुकसान भी ये होगा कि जो कुछ मुस्लिम समाज जो भाजपा से जुड़ा था, मैं पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं उसको एक झटका लगेगा और वो कहीं ना कहीं वहां से छिटकेगा। दूसरी एक बात है कि जो मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि मौलाना कल्बे जब्बार साहब या जो सुन्नियों के मौलाना साहब हैं, वो लोग कहीं ना कहीं मतलब इधर मैं देख रहा हूं कुछ समय से वो बीजेपी के परोक्ष नहीं अपरोक्ष रूप से खड़े हुए हैं। उन लोगों ने कितनी आवाज उठाई, उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि उनके सामने धर्म संकट की स्थिति है कि वो कहां जाएं और वो कैसे विरोध करें। और उनको अगर विरोध, अब स्थिति ये पैदा होगी कि अगर मौलाना लोग चाहे शिया के हों चाहे सुन्नी के हों, वो अगर विरोध करते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने का उनका जो टैग है वो कहीं उसको झटका लगेगा। और अगर वो इसका विरोध करते हैं तो इनका समाज इनके खिलाफ जाएगा। तो मौलानाओं के सामने भी एक धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है, जो मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरा नजदीक से देख रहा हूँ। इन दोनों मौलानाओं के सामने बड़ी स्थिति उहापोह की हो गई है कि ना तो वो खुल के विरोध कर पा रहे हैं, ना खुल के समर्थन कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई चीज है तो ये तो मौलाना है, इन लोगों को धर्म से उससे कोई मतलब नहीं है ऐसा समझा जाता है कि नहीं है वो बात अलग है। लेकिन इस पर उनको अपनी तीखी टिप्पणी, तीखी प्रतिक्रिया, तीखे सुझाव देना चाहिए। धर्मेंद्र जी ने एक बात जरूर ठीक कही है, मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूं कि इस मामले पर उनके समाज के या पूरे सभी लोगों को बैठा के सरकार को लाने से पहले एक व्यापक विचार विमर्श कर लिया होता तो शायद ये एक जो टकराव की या जो विभेद की या मनभेद की बात हो रही थी शायद वो उतनी नहीं होती। आज की लेकिन फिर बीजेपी सब से और आज की सरकार से ये अपेक्षा अब कितनी करनी बाकी है, एक तो ये सवाल है, और दूसरा ये कि इसको लेकर सत्तारूढ़ दल को विपक्ष के तमाम जो दल हैं वो मिलकर इस तरफ लेकर क्यों नहीं आ पा रहे, ये भी एक मुद्दा है। प्रमोद जी। हाँ नहीं, ये बात से असल में अब आप नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, बिहार में चले जाइए, वहां चुनाव है, मुस्लिम वोट बैंक है। तो ये जो राजनीति में असल में मीना जी दिक्कत सबसे बड़ी ये हो गई है कि अब सत्ता को हासिल करने के लिए अब वो उनके सामने नैतिकताएं, मूल और सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं रह गया है। सत्ता कैसे हासिल की जा सकती है वो एक तरफ तो कहेंगे कि गलत है, दूसरी तरफ कहेंगे कि सही है। मतलब वो खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जो वोट बैंक की राजनीति है उसने सारे विचारों को जो है वो रसातल में डाल दिया है। अब उन विचारों का, मूल्यों का, सिद्धांतों का राजनीति में कोई मकसद ही नहीं रह गया है। अब तो जिधर पानी बह रहा है वो सब उस प्रवाह में बहने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि सच को सच और गलत को गलत कहने का मादा रखते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ नहीं पाए, जुड़ते तो बहुत और ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाते, लेकिन ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए साबित होगा। इसमें भी कहीं कोई बहुत निश्चित संभावना नहीं लगती, क्योंकि कुछ हद तक जो मुसलमान बीजेपी से जुड़ा था वो भी इससे छिटक सकता है, जैसा प्रमोद गोस्वामी जी ने कहा, उसका उत्तर प्रदेश की सियासत में खास करके। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष अगर कहीं ना कहीं इस बात से जो है वो टूटा हुआ या बिखरा हुआ या चिंतित है, तो उसका कारण साफ साफ समझ में आता है। आज की तारीख में जितना जबरदस्त इसका विरोध हो रहा है, बीजेपी उसका कितना नुकसान और कितना फायदा आने वाले दिनों में वोट बैंक की राजनीति के रूप में तब्दील करेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।